अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ना वो उसका ओवरव्यू करेंगे। हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था ड्रग्स फॉर एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के लिए जो ड्रग्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। हम स्टार्ट में सबसे पहले देखेंगे एपिलेप्सी की डेफिनेशन क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या होती है, इसके अलावा उसका जो मेन रीज़न बनती है जो हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ करते हैं उनकी, ठीक है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। इसके अलावा जो है लास्ट में हम ड्रग्स के कुछ नेम्स, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, और उनके थेराप्यूटिक यूजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा है। सबसे पहले हमारे पास एपिलेप्सी की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ। इसका ओवरव्यू लेने के बाद जो है वो हम फार्मा की जो मेन बुक है हमारी लिपिन, उससे भी जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अच्छा, एपिलेप्सी में देखें, सबसे पहले अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे फोर्थ मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है एपिलेप्सी को। कि फोर्थ जो सबसे ज्यादा कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इस तरह के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, हमें एपिलेप्सी जो है वो फोर्थ नंबर पे है। अगर हम इसको देखेंगे ये होता क्या, तो बेसिकली इसके अंदर सीजर्स की असॉर्टमेंट होती है। असॉर्टमेंट मतलब कलेक्शन। और सीजर्स क्या होता है, सडन एक्सेसिव एंड सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ सेरिब्रल न्यूरॉन्स। के जो सेरिब्रल न्यूरॉन्स हैं जब वो एक तो ये कि सडन, ठीक है, और दूसरा ये कि एक्सेसिवली डिस्चार्ज उनका होता है। एक्सेसिवली जो है वो अपने पार्ट से जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सीजर्स की एक्टिविटी जो है वो करना शुरू हो गई है। और सीजर जब सबका कलेक्शन हो जाती है, सीजर्स की कलेक्शन को जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एपिलेप्टिक कंडीशन जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गया। एपिलेप्सी के अंदर जो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कौन कौन सी आती हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि अब नॉर्मल मूवमेंट भी आ सकती है। इसके अलावा ऑड बिहेवियर भी हो सकता है, या डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, यानी इंसान की जो परसेप्शन होती है, उसके सोचने का स्टाइल या उसकी समझने की सलाहियत वगैरह, वो सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं एपिलेप्सी के अंदर। हमने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा उसको देखा कि ये सारी चीजें, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एबनॉर्मल मूवमेंट, एटिपिकल और ऑड बिहेवियर, यहाँ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, ये सारा कुछ एपिलेप्सी का पार्ट नहीं होता है। एपिलेप्सी क्या है कि असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट सीजर्स, यानी जो डिफरेंट सीजर्स हैं जब उनकी कलेक्शन होती है तो हम कहते हैं कि एपिलेप्सी की कंडीशन इसने कॉज किया। और सीजर्स क्या होते हैं, सीजर हमारे पास जो सडन एक्सेसिव और सिंक्रोनस डिस्चार्ज होता है जो हमारे सेरिब्रल न्यूरॉन्स हैं वहां से नर्व इम्पल्सिस का जो सडन डिस्चार्ज होता है या बहुत ज्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज होता है। और सिंक्रोनस का मतलब जिनके अंदर थोड़ा जो आपस में अलाइन कर रहे होते हैं, जो मैच कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है, उन न्यूरॉन्स का जब डिस्चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास सीजर की कंडीशन कॉज कर जो है वो बनती है। तो ये आपने, अगर आपको कोई कहता है कि एपिलेप्सी क्या है, तो एपिलेप्सी की डेफिनेशन सिंपल, असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट सीजर्स या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सीजर्स, हम उसे कहते हैं कि ये एपिलेप्सी की कंडीशन है। और एपिलेप्सी की जो मैनिफेस्टेशंस है वो क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एबनॉर्मल मूवमेंट, एटिपिकल बिहेवियर या डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। अब दूसरी चीज जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, वो उन्होंने साइट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से जो एरियाज इफेक्ट होते हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका मोटर कॉर्टेक्स जो है, यानी मोटर कॉर्टेक्स का एरिया इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जिस तरह के आपने एरियाज पढ़े थे, प्राइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है, और मोटर कॉर्टेक्स। अगर आपका मोटर कॉर्टेक्स का एरिया जो है वो इफेक्ट होता, अगर हमारे पास साइट जो है वो मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है, यानी मोटर कॉर्टेक्स से जो है वो एपिलेप्सी की इम्पल्सिस जनरेट हो रही हैं, तो फिर हमारे पास जो एरियाज इफेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे और उनमें क्या क्या जो है वो असर आएगा। मोटर कॉर्टेक्स का एरिया जब भी इफेक्ट होगा तो उससे हमारे पास एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी और जनरलाइज्ड कन्वलियंस होंगी, ठीक है। ये हमारे पास दोनों चीजें जो है वो मोटर कॉर्टेक्स के एरिया से आती हैं। इसके अलावा जब आपके पास पैराइटल या ओसिपिटल लोब जो है आपका इफेक्ट होता है, तो उससे क्या होता है, आपके पास विजुअल यानी जितनी भी आंख से रिलेटेड चीजें होंगी, उन किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको आएंगी। ऑडिटरी का मतलब ये होता है कि मतलब सुनने से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, या सुनने या हेलुसिनेशंस वगैरह जो है वो आ सकते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि अगर मोटर मोटर कॉर्टेक्स जो है वो हमारा एरिया या वो साइड जो है वो इफेक्ट होती है, तो फिर हमारे पास क्या चीजें अपीयर होती हैं, अब नॉर्मल मूवमेंट, जनरलाइज कन्वलियन। पैराइटल एरिया जो है वो इफेक्ट होता है तो फिर हमारे पास विजुअल, ऑडिटरी या ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो अपीयर हो सकता है। ये एमसीक्यूज में भी है और वैसे भी अगर आपको, तो अगर आपसे वैसे पूछ रहा था कि एरियाज के अकॉर्डिंग जो है वो आप मैनिफेस्टेशंस बताएं, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। एपिलेप्सी की हमारे पास डेफिनेशन हो गई, उसकी मैनिफेस्टेशन हो गई, और जो एरियाज इफेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो जो मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आती हैं वो हमने पढ़ ली अभी तक।
उसके बाद लिखा गया है कि 75% जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही मेडिकेशन यानी सिंगल मेडिकेशन के साथ जो है उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। और बहुत कम बाकी जो लोग होते हैं 25% उनको हमें एक से ज्यादा मेडिकेशन जो है वो एपिलेप्सी के लिए देनी पड़ती है, ठीक है। और जो 75% है वो सिर्फ एक ही मेडिकेशन से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास जी है मेन जो इसकी एटियोलॉजी आ जाती है। हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, उसके एरियाज पढ़ लिए हैं। एटियोलॉजी क्या होती है उसकी? एटियोलॉजी में उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास जेनेटिकली भी हो सकती है, यानी अगर जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके अंदर एपिलेप्टिक अटैक जो है वो होता है तो आगे से बच्चों को भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं हुआ, उसकी वजह से भी जो है वो सीजर्स या एपिलेप्सी की कंडीशन हो सकती है। स्ट्रक्चरल एटियोलॉजी भी हो सकती है। मेटाबॉलिक भी हो सकती है। मेटाबॉलिक यानी अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है या कोई पार्ट के अंदर कोई एलिमेंट जो है वो कम ज्यादा हो जाता है तो उससे भी हमें हमारे पास एपिलेप्सी की कंडीशन अपीयर हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आप आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो कैल्शियम या ग्लूटामेट है इस तरह की इनकी सिंथेसिस कम हो जाती है। या हम पढ़ते हैं कि जो सोडियम चैनल्स हैं वो उनका जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। या हम ये कहते हैं कि जो गाबा होता है, ठीक है, उसकी जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है ना, तो उसकी सिंथेसिस ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा कुछ हमारे पास मेटाबॉलिक कॉजेज के अंदर आ जाता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ अननोन कॉजेज होती हैं जो कि अभी तक मतलब अननोन कॉजेज में ये होता है कि कभी इस तरह से बैठे बैठे भी एपिलेप्सी का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें ये तीनों चीजें नहीं होती, ठीक है। तो वो कहते हैं वो अननोन कॉजेज में आ जाते हैं। तो मेन हमारे पास एटियोलॉजी में कितनी चीजें आई? चार चीजें आ जाती हैं। जेनेटिक कॉजेज हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकती हैं और कुछ कॉजेज अननोन है। अब हम आगे जाएं तो एटियोलॉजी अगर आपको वैसे ही लिखने के लिए आ जाती है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी होती है कि जब भी ब्लड गैसेस के अंदर अल्ट्रेशन आती है यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है जहाँ मैंने लिखा हुआ है अल्ट्रेशन इन, ठीक है। अब देखें जब भी हमारी ब्लड के अंदर जो गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी, ठीक है, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस आती हैं जो साइंटिस्ट है अभी तक जो नोट किया गया है कि उनके अंदर जब चेंजेस आती हैं या हमारी ब्लड की पीएच चेंज होती है या इलेक्ट्रोलाइट्स आगे पीछे होते हैं, ब्लड ग्लूकोज का लेवल खराब होता है, आपकी स्लीप जो है उसके अंदर कमी आ जाती है, अल्कोहल इंटेक आप ज्यादा करते हैं या आप स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। ये तीनों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और ऊपर वाली चीजें जो हमारी ब्लड केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें जब होती हैं इनके अंदर अल्ट्रेशन आती है, इनके अंदर चेंजेस आती है, उससे क्या होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास फोकल एरियाज ट्रिगर होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ फोकल एरियाज हैं, ठीक है, वो ट्रिगर होते हैं। फोकल एरियाज क्या होते हैं? फोकल एरियाज इस तरह के एरियाज होते हैं जहाँ पे न्यूरॉन्स की कलेक्शन होती है, ठीक है। थोड़े से न्यूरॉन्स अगर एक एरिया के ऊपर जो है वो कलेक्ट हुए हैं तो हम उसे कहते हैं वो हमारे पास फोकल एरियाज हैं, ठीक है। उसे प्राइमरी फोकस भी लिपिन ने कहा हुआ है। तो वो हमारे पास फोकल एरियाज होते हैं, ठीक है। तो फोकल एरियाज के अंदर जो है वो हमने क्या करना होता है, फोकल एरियाज जो है वो हमारे पास ट्रिगर हो गया। हमने क्या पढ़ा कि जब अल्ट्रेशन हुई किसके अंदर, ब्लड केमिस्ट्री के अंदर जो है हमारे पास अल्ट्रेशन हुई, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो फोकल एरिया ट्रिगर हो गया। अब यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, फोकल एरिया ट्रिगर हो गया और उसके बाद ये स्टिमुलेशन की वजह से न्यूरोनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब जब वो एरिया ट्रिगर होता है वहां पे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनको भी एक स्टिमुलेशन मिलती है और जब उनको स्टिमुलेशन मिलती है तो वो अपना डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से एक्सेसिवली न्यूरॉन्स जो हैं, सेरिब्रल न्यूरॉन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है न्यूरॉन्स का तो फिर हमारे पास एपिलेप्सी की कंडीशन होती है। तो एटियोलॉजी आपको समझ में आ गई। सबसे पहले स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? अल्ट्रेशन से। ब्लड गैस के अंदर, पीएच के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, स्लीप के अंदर या अल्कोहल के अंदर अल्ट्रेशन होगी, फोकल एरिया ट्रिगर होगा, ट्रिगरिंग की वजह से वहां पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और उनकी वजह से न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है। न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कि सीजर्स की कंडीशन होती है। सीजर्स की हम असॉर्टमेंट करते हैं, सीजर्स की कलेक्शन करते हैं, तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एटियोलॉजी आ जाती है। एटियोलॉजी आपको समझ आ गई होगी होप सो। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है इसकी, जो अगर हम लिपिन के अकॉर्डिंग करें तो दो तरह की उन्होंने तीन तरह की क्लासिफिकेशन उन्होंने दी हुई है कि एक तो आपके पास फोकल सीजर्स होते हैं, ठीक है, एक आपके पास जनरलाइज्ड होते हैं, ठीक है, और तीसरे अननाउन होते हैं, ठीक है। अननाउन में उन्होंने एपिलेप्टिक स्पैज्म कहा हुआ है।
अच्छा, फोकल उन्होंने कहा था कि सीजर्स फोकल अगर आपको कहा जाता है, फोकल सीजर्स कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ हेमिस्फीयर का एक पोर्शन जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है? अगर हमारा पूरा कंप्लीट हेमिस्फीयर आपने देखा हुआ है ब्रेन का पार्ट, तो उसमें देखें दो हेमिस्फीयर्स में से सिर्फ एक पोर्शन जो है वो हेमिस्फीयर का अगर इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं फोकल, ठीक है? फोकल सीजर्स। और अगर जनरलाइज सीजर्स की बात करें तो ये स्टार्ट तो लोकली होते हैं, यानी किसी एक पार्ट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दोनों हेमिस्फेयर्स पे जो है यानी कि पूरे ब्रेन के ऊपर जो है वो फैल जाते हैं, ठीक है? बट प्रोग्रेस टू बोथ हेमिस्फेयर्स। ये फोकल होता है जो किसी एक पोर्शन के ऊपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है? हेमिस्फेयर के किसी एक पोर्शन के ऊपर स्टार्ट हुआ है, उसको हम कहते हैं फोकल। जनरलाइज्ड होता है जो दोनों हेमिस्फेयर्स के ऊपर जो है वो अटैक होता है और दोनों हेमिस्फेयर से प्रोग्रेस करता है, उसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स। अब इनकी जनरलाइज्ड सीजर्स की आपकी बुक के अंदर और भी टाइप्स बताई हुई हैं उन्होंने। हमारे पास जनरलाइज्ड सीजर्स की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जनरलाइज्ड सीजर्स की ऑलमोस्ट 5 टू 6 टाइप्स उन्होंने बताई हैं, जिसमें हमारे पास टोनिक क्लोनिक आ जाता है, एब्सेंस सीजर्स आ जाता है, मायोक्लोनिक है, क्लोनिक है, टोनिक है और एटोनिक है, ठीक है? ऑलमोस्ट यही टाइप्स आपकी बुक के अंदर आपको मिलेंगी जब आप रीड करेंगे। टॉनिक क्लॉनिक में देखें उन्होंने इन सीजर्स के बारे में बताया हुआ है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, प्लस इसकी मतलब ये मैनिफेस्टेशन क्या होती है। अब टॉनिक क्लॉनिक में क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, ठीक है? जब टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स यानी ये अटैक जब भी होगा आपको वहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। टॉनिक का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक चीज़ कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसे आप कहते हैं टॉनिक, टोनिसिटी। क्लॉनिक का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन तो हो सकती है, रैपिड होगी एक तो, प्लस रिलैक्सेशन भी आ जाती है। क्लॉनिक के अंदर रिलैक्सेशन भी आ जाती है, जबकि टॉनिक के अंदर ओनली कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है? तो अगर एक इस तरह का अटैक है जिसमें कभी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कभी मसल्स की रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास टॉनिक क्लॉनिक है। ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, इसे आप क्या कहते हो? टॉनिक क्लोनिक। एब्सेंट सीजर्स कौन से होते हैं? एब्सेंट सीजर्स में बेसिकली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो होता है, लेकिन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा ब्रीफ होता है, ठीक है? यानी थोड़ा होता है। बहुत थोड़ी अमाउंट के लिए जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, फिर जो है वो रिटर्न हो जाता है बैक, ठीक है? यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि ब्रीफ होता है या एब्रप्ट होता है। एब्सेंट सीजर्स में बहुत मतलब माइनर ना होने के बराबर जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब खुद ब खुद कंट्रोल भी हो जाता है। स्किन मैनिफेस्टेशन में आईज ब्लिंक करना आता है कि इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा आई ब्लिंकिंग करते हैं, ठीक है? मायोक्लोनिक सीजर्स जो है उसमें देखिए शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन तो होती है लेकिन इनकी बहुत शॉर्ट एपिसोड्स जो हैं वो आपको नजर आएंगी। यहाँ पे देखिए ब्रीफ जर्क्स, और स्टार्ट कब होते हैं? प्यूबर्टी पे, एडल्टहुड पे जो है वो आपको जर्क्स वगैरह जो है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आ जाते हैं। क्लोनिक और मायोक्लोनिक में जो है वो तकरीबन सेम ये होता है, यानी इसके अंदर भी शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और क्लोनिक के अंदर भी शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन जो क्लोनिक होता है उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है वो बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है? मतलब अगर आपको कोई पूछता है मायोक्लोनिक में और क्लोनिक में क्या डिफरेंस है, बिकॉज दोनों में तो शॉर्ट एपिसोड्स होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के, तो आपने कहना है कि मायोक्लोनिक और क्लोनिक में शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन तो होते हैं, लेकिन क्लोनिक और मायोक्लोनिक का डिफरेंस ये होता है कि क्लोनिक में जो कॉन्शियसनेस होती है वो ज्यादा इम्पेयर्ड हो जाती है, मतलब इंसान अपनी सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है? उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस्ट हो जाती है। टोनिक की अगर हम बात करें तो इंक्रीज टोन इन द एक्सटेंशन ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स की टोन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इतनी इंक्रीज होती है कि 60 सेकेंड्स तक जो है वो हमारे मसल्स जो है ऑलमोस्ट एक्सटेंड किए हुए कंडीशन में रहते हैं, उनकी टोनिसिटी इंक्रीज रहती है, ठीक है? और एटोनिक हमारे पास मतलब मसल टोन बिल्कुल ही लॉस कर जाती है, उसके अंदर कोई पावर नहीं होती है, हमारा मसल जो है वो बिल्कुल ही जैसे कहते हो कि लाइफलेस होके जो है वो पड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं कि उन सीजर्स को एटोनिक सीजर जो है वो हम कहते हैं। तो हमारे पास फोकल सीजर्स होते हैं, जनरलाइज सीजर्स होते हैं। फोकल सीजर्स हमने कहा किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो सीजर्स की एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होगी, और जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं उनमें हमारे पास बोथ हेमिस्फेयर जो है वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने कहा कि जनरलाइज सीजर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है 6 में, टॉनिक क्लोनिक, एब्सेंस, मायोक्लोनिक, क्लोनिक, टॉनिक और एटोनिक, ठीक है? टॉनिक क्लोनिक का भी हमने पढ़ लिया, एब्सेंस का ब्रीफ एब्रप्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मायोक्लोनिक क्लोनिक का एक डिफरेंस हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पेयर्ड, और उसके बाद आपके पास एटोनिक आ गया जिसमें मसल टोन जो है वो आपके पास बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये चीजें आ जाती हैं हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है? डेफिनेशन आपके पास होगी थी, एटियोलॉजी होगी, क्लासिफिकेशन को आपने क्लियर कर लेना है।
जब मैकेनिज्म जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि एंटी सीजर्स मेडिकेशन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, अगर आप कोई भी एंटी सीजर मेडिकेशन यूज कर रहे हैं तो उसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, उनके सिर्फ 3 बेसिस पे ना आपने जितनी भी ड्रग्स पढ़नी है अपनी बुक के अंदर, उनका सिर्फ 3 मतलब मेन कह लो कि उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसके ऊपर ये सारी मेडिकेशन बेस करती है। पहला ये कि उसने क्या करना है, वोल्टेज गेटेड चैनल जिसमें सोडियम और कैल्शियम चैनल्स आ जाते हैं उनको क्या कर देना होता है, ब्लॉक। मतलब जो भी मेडिसिन आप यूज करते हो वो सोडियम और कैल्शियम के जो चैनल्स होते हैं उनको बेसिकली ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। अब हमने पहले भी ये जो है वो बात डिस्कस अब पहले भी आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि सोडियम कैल्शियम जो एक्सचेंजर, जिस तरह के हमारे पास आयन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी होती है जो कि सोडियम को अंदर लेके जाती है, कैल्शियम को बाहर लेकर आती है, और कैल्शियम की एंट्री से जो है वो हमारे पास डिफरेंट काम जो है वो होते हैं, जिस तरह की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है, ठीक है। तो उसको जब हम ब्लॉक कर देंगे, जब कैल्शियम की एंट्री ही नहीं हो पाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो मतलब उसका काम जो है वो रुक जाएगा। तो हमने इस तरह की मेडिसिन यूज करनी होती है जिससे कैल्शियम की एंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है। जो वोल्टेज गेटेड चैनल है यानी जो कैल्शियम को अंदर लेके जा रहे हैं, सोडियम को बाहर लेकर आ रहे हैं, हमने उसको क्या कर देना, ब्लॉक कर देना है। हमने इस तरह की मेडिसिन यूज करनी है जो कि उसको क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, ठीक है। आपने कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी रीड किया होगा कि कैल्शियम जो है वो बाहर भी जाता है, सेल के अंदर भी जाता है। कैल्शियम होमोस्टेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इनवर्ड जो है वो मूवमेंट करनी हो या आउटवर्ड मूवमेंट करनी हो तो उसके लिए भी हमारे पास कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जो मेन चीज आपने याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जब आपके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो उसमें जो है वो जरा भी इसकी जो है वो मूवमेंट नहीं होगी, एपिलेप्टिक अटैक जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहला कि आपने ब्लॉक करना है वोल्टेज गेटेड चैनल, उसमें सोडियम चैनल्स भी आ जाते हैं और उसमें आपके पास जो है वो कैल्शियम चैनल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपने इन्हांस करना है यानी ज्यादा करना है किसकी एक्टिविटी को, गाबा की एक्टिविटी को, गाबा इम्पल्सेस। अब गाबा क्या है, हमारे पास गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, आपको पता है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपके ब्रेन के अंदर, एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, जो कि आपके ब्रेन को बेसिकली ये स्लो डाउन करता रहता है, डिफरेंट सिग्नल्स को ब्लॉक करके आपके सीएनएस यानी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये कामिंग या स्मूथिंग इफेक्ट जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करता रहता है। तो ना आपने क्या करना होता है कि जो गाबा है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, इसको क्या करना होता है, इसको इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करना होता है, ठीक है। इसकी इम्पल्सेस को ज्यादा से ज्यादा लेकर जाना होता है। अगर हम देखें कि गाबा हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आपने पढ़े होंगे, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास जो है वो गाबा प्रोड्यूस होता है और ग्लूटामेट से ही बेसिकली ये बनता है, ठीक है। ग्लूटामेट से गाबा प्रोड्यूस होता है और ये आपको स्लीपिंग स्मूथिंग इफेक्ट देता है। इस वजह से आपने इसके इफेक्ट को इन्हांस करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि ग्लूटामेट ट्रांसमिशन होती है। ग्लूटामेट ट्रांसमिशन को आपने क्या करना होता है, इन्हांस करना होता है। मतलब इंटरफेरेंस का मतलब है जहाँ पे आपको जरूरत हो कि उसको आपने ज्यादा करना है वहां पे आपने उसको ज्यादा करना है, जहाँ पे आपको जरूरत है उसको कम करना है आपने उसको कम भी करना है। लेकिन बेसिकली ग्लूटामेट हमारे पास एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसके डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सीएनएस के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास मेमोरी में, कोग्निशन में, या आप कह लो कि मूड रेगुलेशन में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, आपने ये याद रखना है। ये हमारी ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली होते रहें, ठीक है। लर्निंग में, मेमोरी में हमारे पास इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ग्लूटामेट को भी जो है वो कंट्रोल में करना है, ग्लूटामेट को भी कम ज्यादा करके। तो हमने क्या करना है कि इसको अपने एंटीसीजर मेडिकेशंस में जो है वो हमने यूज करना है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास एंटीसीजर मेडिकेशन के 3 तरह के हैं, या तो वो कैल्शियम और सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, या वो गाबा को जो है वो इन्हांस करती हैं, ठीक है, और या वो इंटरफेयर करती हैं किसके साथ, ग्लूटामेट के साथ। ग्लूटामेट को एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, उसके साथ जो है वो इंटरफेयर करके तो एंटी सीजर मेडिकेशन अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 3 तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो एक निमोनिक है, आपके पास जो मेडिसिन्स दी हुई हैं, अगर मैं आपको लिपिन कोट यहाँ से दिखाऊं, उसके अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस जो हैं वो इसके बारे में बताई हुई हैं कि आपने जो है वो इन सारे मेडिकेशंस को, जो भी एंटी सीजर मेडिकेशंस उन्होंने दी हुई हैं, पहले तो आप उनको, आपको चाहिए कि उसको एक पेज के ऊपर जो है ना वो आप लिख लें ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो कि मतलब हमने इसमें से क्या-क्या करना है और कितनी मेडिसिन जो हैं वो आपने करनी है। नाम ये टोटल 21 है, ठीक है?
21 नेम्स है एंटी सीजर मेडिकेशंस के, ठीक है। और इसमें से आप लोगों ने या तो जितने आपसे मैक्सिमम हो सके आपने करने हैं, लेकिन जो मतलब डिटेल व्यू होता है वो थोड़ा थोड़ा तो हमने सबको पढ़ना ही होता है। लेकिन जैसे अगर हमारे पास अगर कोई एससीक्यू आता है तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 मेजर मेजर जो होते हैं हम उनको लिखना होता है, ठीक है। तो वो 4 to 5 हम मेजर डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो सारी मेडिकेशंस है, अगर आप 21 मेडिकेशंस को याद करना चाहते हैं तो आप इसको इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 21 थे वो, आपने इसके वर्ड्स भी जो है वो काउंट करने हैं। ठीक है। अब देखें इसको निमोनिक मतलब अगर आपको कोई ईज़ी लगती है या आपके पास कोई और इससे बेस्ट हो तो आप वो बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, 21 है। तो इसके लिए ना कोई मतलब मिलती-जुलती निमोनिक्स अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, तो वही हमें बनानी चाहिए। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास निमोनिक में पहला वर्ड आता है बीबीसी, ठीक है। ये बेसिकली न्यूज़ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बीबीसी। नेक्स्ट आपने वर्ड याद किया हुआ था पीटीवी, पीटीवी भी एक न्यूज़ चैनल का नेम है, ठीक है। पीटीवी जिसको मतलब मोस्टली लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? मतलब बहुत पुराना चैनल है, उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और जेल हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है? पर्स हमारे पास मेडिसिन है। उसका एफएलपी आपने बताया कि एफएलपी आप फुल लेंथ पेपर जो थे वो देते होते थे, ठीक है? तो उसका एफएलपी है। इसके नाम से इस तरह से करके आपने इसको जो है ना वो याद रखना है, बीबीसी प्लस पीटीवी पे जो कि लव जेल प्लस पर्स का एफएलपी है। इस तरह से करके आपने इसको जो है वो याद रखना है। अब एक-एक वर्ड बी-बी-सी है, तो आपने ऊपर ये जब नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएँगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसके साथ मैच कर लेना है। ये बी से हमारे पास आपके ऊपर आपके पास लिपन कोड के ऊपर भी जो मेडिसिन है वो है बेंज़ोडाज़ेपीन, ठीक है? इस तरह नेक्स्ट बी से आपके पास फिर सी से और फिर पी से, इस तरह करके 21 मेडिकेशंस जो हैं वो आपने ऑलमोस्ट इसको जो है वो पूरा करना है, ठीक है? और इसके बाद ये तकरीबन जाएँगी आपके पास वेलप्रोइक एसिड है, फेनिटोइन है, ठीक है? लेमोट्रिगिन है, ऑक्सीकार्बाज़ेपीन है और गैबापेंटिन आ जाएगी। जो मेन-मेन होंगी इसमें से वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है और जो बाकी हैं उनके आपने नाम जो है वो इन सब के याद कर लेने हैं, ठीक है? नामों को याद करने के लिए आपको ये थोड़ी-सी मतलब बताई गई है, इसी के अकॉर्डिंग ही ये मेडिसिन्स जो हैं वो लिखी गई हैं, ठीक है? तो ये पेज भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो इसके साथ जो है वो आपने अपने पास इसको जो है वो नोट डाउन कर लेना है। अब मेन जो हमने 5 पढ़नी है, बस हमने इसमें से मतलब जो 5 मेन-मेन हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बाकी हैं वो उनको जस्ट कह लो रीड करना होता है, ठीक है? हमारे पास टाइम इतना नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ना आ जाती है कि जो बेंज़ोडाज़ेपीन होगी आपकी बुक के अंदर, लिपिन कोड अगर आपने लोगों ने सामने खोली है तो लिपिन कोड के ऊपर लिखा हुआ है कि जो बेंज़ोडाज़ेपीन है वो बेसिकली गाबा के साथ बाइंड करती है, ठीक है? गाबा हमने अभी पढ़ा कि अमाइनो एसिड है जो कि सीएनएस का इन्हिबिटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है? वो क्या करती है हमारे पास रिड्यूस कर देती है, ये एरो नीचे को लगा हुआ अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो रिड्यूस कर देती है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को, यानी न्यूरॉन्स की जो एक्साइट होने की पावर होती है उसको कम कर देती है, ठीक है? और इसकी वजह से क्या होगा कि नर्व ट्रांसमिशन जो होती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है? तो ये हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन क्या करेगी, गाबा के साथ जाके बाइंड कर जाएगी और गाबा के साथ बाइंड करने के बाद जो नर्व ट्रांसमिशन है उसको कम कर देगी, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को कम कर देती है, ठीक है? इसमें क्लोनाज़ेपम और क्लोबाज़िन ये 2 हमारे पास मेडिसिन्स हैं, ये आ जाती हैं, ठीक है? इनके नाम जो है वो आपने याद करने हैं। और ये कौन-सी सीज़र्स के अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हो, ये जनरलाइज़्ड टोनिक क्लोनिक सीज़र्स के अगेंस्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बेंज़ोडाज़ेपीन हमने पढ़ा, एक तो गाबा के साथ बाइंड करेगी, इन्हिबिटरी रिसेप्टर है गाबा उसके साथ और नर्व ट्रांसमिशन को कम कर देगी। इसके अंदर 2 मेडिसिन्स के नेम है, ये आपने करने हैं और तीसरे नंबर पे ये कि किस सीज़र के अगेंस्ट बेंज़ोडाज़ेपीन जो है वो काम करती है। और तकरीबन यही मतलब मेथड जो है ना वो आपने सारी मेडिसिन्स के अंदर फॉलो करना है, मतलब जितनी भी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है ना मेडिसिन्स, आपने जितनी भी ड्रग्स आपकी बुक के अंदर मेंशन है उन सब के अंदर पहला आपने काम देखना है कि वो किसको बाइंड कर रही है, किसके साथ बाइंड करके किसको इनहिबिट कर रही है, ठीक है। दूसरा काम आपने देखना है कि उसके अंदर अगर कोई और उसकी मतलब ड्रग्स की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आपने एग्जाम्पल्स देखनी है। और तीसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि कौन से सीजर्स के अगेंस्ट हम इसको यूटिलाइज़ करें। तो ये 3 चीज़ें होंगी हर एक ड्रग के अंदर जो आपने करनी है, ठीक है? उसके बाद जल्दी-जल्दी से आगे जाते हैं, हमारे पास कार्बामेज़ेपिन आ जाती है, ठीक है? कार्बामेज़ेपिन आपने आगे भी पढ़ा।
जैसे हमने पढ़ा था कि जो सेल्स हैं हमारे पास उसके अंदर सोडियम और कैल्शियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। तो ये क्या करती है बेसिकली कार्बामेज़ेपिन जब जाती है तो वो जाके इस तरह के कह लो कि उसके साथ अटैच हो जाती है जो कि इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। मतलब सोडियम चैनल जब इनएक्टिवेट होगा तो ज़ाहिर बात है वो कोई फ़ंक्शन ही परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, ना ही चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे, ना ही क्लोज़ होंगे, ठीक है? तो सेल की एक्साइटेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली जो है वो कह लो कम हो जाएगी, ठीक है? इसने ब्लॉक कर देना सोडियम चैनल्स को, जब ये ड्रग जाएगी, ये क्या करेगी जाके ब्लॉक कर देगी। अच्छा, ये ड्रग ने जाके ब्लॉक कर दिया सोडियम चैनल को, सोडियम अंदर नहीं आ रहा, कैल्शियम की भी मूवमेंट नहीं हो पा रही, कैल्शियम भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, ठीक है? सेल की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी और जो एब्नॉर्मल इम्पल्सेस जा रही होती हैं ब्रेन के थ्रू, ठीक है? इनकी प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? फैलना, तो वो उनकी जो प्रोपगेशन हो रही थी एब्नॉर्मल इम्पल्सेस की ब्रेन में, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है? और रेपिटेटिव न्यूरल फायरिंग जो हो रही थी, यानी न्यूरॉन्स बार-बार जो थे फायर हो रहे थे, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास एपिलेप्सी का अटैक जो है वो कंट्रोल हो सकता है। हमने क्या करना है सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना है, उनकी वजह से सेल की एक्साइटेबिलिटी कम होगी, सेल एक्साइट कम होगा तो वो अपने अंदर से कम इम्पल्सेस भेजेगा, जब वो अपने अंदर से कम इम्पल्सेस भेजेगा तो न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है, बार-बार न्यूरॉन्स जो थे वो रेपिटेटिवली फायर हो रहे थे, वो भी कम हो जाएँगे, ठीक है? और एपिलेप्सी का जो अटैक है वो कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने क्या करना है ये ड्रग को यूज़ करना है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए। अब उन्होंने ये बताया कि जो सोडियम चैनल्स का ये सिस्टम है ना, इस तरह की और ड्रग्स भी हैं, कार्बामेज़ेपिन भी यूज़ होती है, फेनिटोइन भी यूज़ होती है, लैमोट्रिगिन भी यूज़ होती है और वेलप्रोएट या वेलप्रोइक एसिड भी हम इसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर ये जितनी भी ड्रग्स लिखी है ना, ये सारी सोडियम चैनल्स के ऊपर एक्ट करती हैं और उनको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है? उनको ब्लॉक करने के बाद ये सारा काम करेंगी और एपिलेप्सी का जो है वो हमारे पास कह लो कि अटैक जो है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है? ये डिओस ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए पार्शियल और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए। ऊपर वाला ही पहली हमने ड्रग कौन-सी पढ़ी थी अगर आपको याद हो अभी, तो हमने सबसे पहले बेंज़ोडाज़ेपिन पढ़ी है, उसके अंदर हमने पढ़ा कि वो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है? और ये जो हमने कार्बामेज़ेपिन पढ़ी है, ये हम पढ़े हैं कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है पार्शियल या जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए, ठीक है? अब हमारे पास जो थर्ड ड्रग आ जाती है, उसमें हमारे पास आ जाता है फेनिटोइन। फेनिटोइन भी हमने अभी भी रिसेंटली पढ़ा कि वो सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक कर देती है, ठीक है? या ब्लॉक कर देगी या इस तरह करेगी कि सोडियम को इनएक्टिवेटेड साइट पे जाके लगा देगी, ठीक है? जब सोडियम इनएक्टिवेटेड साइट पे जाके लग जाता है, तो वो अच्छे से फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो फिर कोई भी जो इम्पल्सेस हैं, वो नेक्स्ट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है? यहाँ उसने क्या करना है सोडियम चैनल को क्लोज करना है फर्स्ट और यहाँ उसने क्या करना है कि सोडियम को इनएक्टिवेटेड साइट पे लगा देना मतलब इस तरह की साइट पे जहाँ पे सोडियम अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा वहां पे जाके सोडियम को अटैच कर देना उसने ठीक है। अब इसकी इफेक्टिवनेस किसके अगेंस्ट है जी फोकल और जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर के लिए जो है वो फेनिटोइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब हमारे पास ना फेनिटोइन की आपकी लिपन के अंदर ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि दो तरह का फेनिटोइन जो है वो हमारे पास होता है। एक आपके पास फॉस्फेनिटाइन होता है, ठीक है? फॉस्फेनिटोइन और एक आपके पास फेनिटोइन सोडियम होता है। अब आप हॉस्पिटल वगैरह में आप जाते होंगे तो वहाँ पे मोस्टली आपने फेनिटोइन सोडियम देखा होगा बिकॉज़ जो फॉस्फेनिटोइन होता है ना उसको आप आईवी और आईएम दोनों लगा सकते हो, ठीक है? यानी वो सॉल्यूशन में आईवी लाइन के थ्रू आप पास कर सकते हो, इसके अलावा वो आईएम भी लग सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास जो रिकमेंडेड है वो फॉस्फेनिटोइन है, ठीक है? लेकिन जो फेनिटोइन सोडियम है उसको आप सिर्फ़ आईवी जो है वो दे सकते हो, ठीक है? इंट्रावीनस दे सकते हो, आईएमएन नहीं दे सकते, ठीक है? इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते, इंट्रावीनस दे सकते हो, जो हमारे पास फेनिटोइन सोडियम है, ठीक है? और हमने इसको यूज़ किस लिए करना होता है? सीज़र्स को कंट्रोल करने के लिए और 2 टाइप्स आपने पढ़ ली इसकी फॉस्फेनिटोइन, फेनिटोइन सोडियम। फॉस्फेनिटोइन को आप आईवी, आईएम दे सकते हो, दोनों तरीके से दे सकते हो ना, इसलिए इसको हमने ड्रग ऑफ चॉइस बनाया हुआ है इसकी और फेनिटोइन सोडियम को आपने सिर्फ़ आईवी देना है। अगर आप इसको आईएम दे दोगे तो फिर क्या होगा कि नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है? डेथ हो सकती है और इसके दूसरे एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो सामने आते हैं, ठीक है? ये याद रखनी है लाइन यूएचएस में आ सकती है। उसके बाद आपके पास प्रीगैबलिन आ जाता है। प्रीगैबलिन भी एक इम्पोर्टेंट ड्रग है मतलब जो आने वाली है, जो मेन-मेन थी उनमें से मैंने ये चूज़ की है। प्रीगैबलिन आपके पास किस तरह की एक ड्रग होती है जो कि जाके बाइंड करती है अल्फा 2 डी सब यूनिट के साथ, ठीक है? ये आपके पास अल्फा 2 डी सब यूनिट्स होते हैं। ये आपके पास एक न्यूरॉन है फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लास्ट पे करके यहाँ पे अल्फा 2 डी सब यूनिट्स होते हैं।
तो उनके साथ ये जाके बाइंड कर जाती है। जब ये उनके साथ जाके बाइंड करती है तो ये कैल्शियम के इनफ्लक्स को ब्लॉक करती है, ठीक है? यानी कैल्शियम अंदर ही एंटर नहीं हो पाता। जब कैल्शियम अंदर नहीं एंटर हो पाता तो यहाँ से जब वो अंदर नहीं आएगा तो ये वेसिकल्स के अंदर नहीं होगा, ठीक है? ब्लॉक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो नहीं पैक होंगे, और जब वो न्यूरोट्रांसमीटर पैक नहीं होंगे तो वो रिलीज़ कैसे होंगे, ठीक है? तो जो आपने सेकंड चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, वो सारा प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है? तो प्रीगैबलिन ने क्या किया, अल्फा 2 डी सब यूनिट्स जो हैं उनके साथ आके अटैचमेंट की, उनकी वजह से कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स को जो है वो कम किया, ठीक है? और उसके बाद उसने क्या किया आपके पास कि जब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स कम हो गया तो उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके रिलीज़ को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है? जब न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं रिलीज़ होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर में स्पेशली सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है? जब उनका रिलीज़ नहीं होता तो सब्सटेंस पी आपने शायद पढ़ा होगा कि वो पेन कॉज़ करता है, ठीक है? तो जब सब्सटेंस पी ही नहीं होगा तो फिर पेन कॉज़ नहीं होगी, ठीक है? और पेन कॉज़ नहीं होगी तो फिर इससे मतलब थोड़ा-सा ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है एपिलेप्सी अटैक में जो पेन होती है उसका। और इसके अलावा आप प्रीगैबलिन को शुगर डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर जो है वो न्यूरोपैथी वगैरह जब होनी है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मेन-मेन चीज़ें हमारे पास जो इन ड्रग्स में थी वो हमारे पास ऑलमोस्ट रही थी, ठीक है? प्रीगैबलिन के अंदर भी आपने ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट ड्रग आ जाती है, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको ड्रग्स में से एक ओवरव्यू दे दूँ, वेलप्रोइक एसिड जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वेलप्रोइक एसिड के बारे में आपने थोड़ा-सा जो है मतलब बिल्कुल माइनर सा अपनी बुक के अंदर से जो है याद रखना है कि हमने सीज़र्स के लिए हमने इसको यूज़ करना है, एंटी कन्वल्सेंट है। ये हमारे ब्रेन टिश्यू के अंदर जो है वो एक्ट करेगी और सीज़र्स वगैरह को कंट्रोल करेगी। मोस्टली वेलप्रोइक एसिड से रिलेटेड जो एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो होती हैं वो मोस्टली उनको ट्रीट करने के लिए हम वेलप्रोइक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं। ये भी गाबा के ऊपर एक्ट करेगा, गाबा के ऊपर अगेंस्ट जाके एक्ट करेगा तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को क्लोज़ कर देगा, ठीक है? और इस तरह से जो हमारे पास कन्वल्जन्स हैं वो नहीं होंगी, ठीक है? उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो आ जाता है। तो ये सारी ड्रग्स जो भी आप पढ़ेंगे उनके अंदर सारे मैकेनिज़्म्स जो हैं वो सेम होंगे, मतलब सारी या सोडियम को बंद कर रही है, कैल्शियम को बंद कर रही है या गाबा को जो है वो इनहिबिट कर रही है, ठीक है? हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, अगर किसी बच्चे का इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। वरना फिर हम जो है बाकी का जो है ना बाद में इसको देख लेते हैं नेक्स्ट को। फ़िनोबार्बिटल जो है ये भी एक कह लो कि इम्पोर्टेंट ड्रग्स में से आती है। फ़िनोबार्बिटल इसको भी आपने मतलब करना है, ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है, बार्बिटूरेट्स में से जो है ना एंटी सीज़र मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। इन